हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर दोस्त आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे कि आपको वीडियो देखने में दिक्कत होगी। इसलिए चाहूँगा कि आप लोग समय पर बेल आइकन को प्रेस करें और आप तक समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचे और ताकि आप क्लास को अच्छी तरीके से देख सकें। तो आपको हम व्याकरण में हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहे थे वर्ण विचार संधि तक था, तो संधि ख़त्म हुआ। संधि के साथ साथ यह भी हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार भी ख़त्म हो चुका है। तो व्याकरण के 3 अंग में हम आपको बताए थे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार पूर्ण हो चुका है। आज जो है शब्द विचार आप लोग को पढ़ाऊँगा। इससे कुछ क्या बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो छोटी छोटी बारीकी हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा हम तो आपको बताते ही हैं, वहाँ स्टार बनाकर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा। तो आज आओ देखते हैं दोस्तों शब्द विचार। दूसरा जो है व्याकरण में शब्द विचार। तो दोस्तों शब्द विचार किसे कहा जाता है या शब्द किसे कहा जाता है? तो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं या शब्द विचार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा। एक बार नहीं, पेपर में हज़ारों बार पूछा गया है, तो आप अच्छे ढंग से अपने नोट्स में लिखिएगा। और इसके बाद देखते हैं शब्द विचार जो है। शब्द विचार उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विचार के आधार पर, मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो आओ दोस्तों देखते हैं। पहला जो है शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर। 5 प्रकार के होते हैं शब्द विचार, जिसमें पहला है तत्सम। दूसरा है तद्भव और तीसरा जो है देशज और चौथा जो है विदेशज और 5वां जो है संकर। एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसी परिभाषा जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार के 5 भाग होते हैं, जो पांचों इस तरीके से है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भाग होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। और अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाए, तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। विकार के आधार पर अगर पूछा जाए, विकार के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें भी 2 होता है। पहला इसमें है विकारी
विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी। तो विकारी शब्द जो होते हैं इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। और अविकारी जो होते हैं क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण जो होता है अविकारी होता है। सर दिख रहा है इतना? तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो अविकारी में जो है पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा जो है समुच्चय बोधक। तो ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि शब्द के प्रकार जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम जो होते हैं उसे कि मतलब तत्सम किसे कहा जाता है, तद्भव किसे कहा जाता है, और देशज किसे कहा जाता है, विदेशज किसे कहा जाता है। तो चाहूँगा कि आप लोग ये सब चीज़ें अच्छे से समझें और अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिखिएगा। तो दोस्तों आओ देखते हैं। शब्द के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। पहला जो है इसमें हम आपको बताए थे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। इसमें हम आपको बताए थे कि 5 प्रकार का होता है या 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हम आपको बताए थे तत्सम, और दूसरा था तद्भव, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज, और 5वां है संकर। तो आओ दोस्तों देखते हैं कि तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट इसमें आप नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें से पहला हम आपको बता रहे थे तत्सम और तद्भव में अंतर किस तरीके से किया जाता है। तत्सम और तद्भव में अंतर। तो आप ये ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे। तो इसमें पहला जो है इसमें है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः
अधिकांशतः तत्सम होंगे, तत्सम होंगे। इसमें जो पहला है दोस्तों, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं अधिकतर, वो अगर संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने हैं शब्द तो वो तत्सम होते हैं। सभी नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक, इसका आप चिन्ह कोष्टक में लिख लीजिएगा। इस तरीके से होता है। अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता, नहीं होता। तो इसमें से दूसरा पॉइंट है, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता। दोस्तों ये आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बातें हैं ड और ढ, जिसे ताड़न जात हिंदी में बोला जाता है। ताड़न जात वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। कोष्टक में लिख लीजिएगा, ताड़न जात के प्रयोग से बना शब्द, के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता, तत्सम नहीं होता। और इसमें से चौथा है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का दिख रहा है सर? हाँ। अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार है, अनुस्वार है, जिसका चिन्ह होता है इस तरीके से। तो तत्सम और तद्भव में अगर अंतर की बात की जाए दोस्तों, तो संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होंगे, पहला पॉइंट है। और दूसरा इसमें है अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता। और इसमें तीसरा जो है ड और ढ, जिसे ताड़न जात वर्ण के नाम से या ताड़न जात व्यंजन के नाम से जाना जाता है हिंदी में, के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता। और चौथा जो है अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार है, इसका जो है तत्सम रूप अनुस्वार होता है, इस तरीके से इसका चिन्ह है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है और चाहूँगा कि आप लोग अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा और बारीकी समझिएगा कि तत्सम और तद्भव में किस तरीके से अंतर किया जाता है या इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। एक प्रकार से ये आप समझ लीजिए कि ये तत्सम और तद्भव में अंतर के साथ साथ उसकी पहचान भी करा रहे हैं कि किस तरीके से होते हैं तत्सम और तद्भव। तो इसमें पांचवा पॉइंट जो है इसके बाद आपको बताते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सरल हैं, आप धीमे धीमे इसका रिवीजन कीजिए, सभी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से वो चीज़ें बता दी जाएंगी। तो इसमें पांचवा पॉइंट जो है, इसमें से जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा है री का प्रयोग, जो ऋषि वाला री होता है, री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द, प्रयोग कर बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है, सदैव तत्सम होता है। तो पांचवा जो है
री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है। और छठवीं जो बात इसमें है वो इस तरीके से है कि वे शब्द जो बोलने या पढ़ने व पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत हों, प्रतीत हों तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो ये 6 बातें जो हैं आपको याद रखनी पड़ेगी कि तत्सम और तद्भव में किस तरीके से अंतर होता है या इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। तो तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए सबसे अच्छा नियम है या नोट पॉइंट है, तो अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो उत्पत्ति के आधार पर आपको हम बता रहे थे, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार आपके सामने लिखे गए थे। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों देशज। इसके बाद देखते हैं दोस्तों देशज। एक देशज शब्द होता है, देशज, जो देश प्लस ज के योग से बना है। देश प्लस ज के योग से बना है। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो देशज शब्द जो होता है देश प्लस ज के योग से बना है, जिसमें ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। और इसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द। तो देशज शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है, नोट पॉइंट नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होते हों, जैसे वही देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे इसमें है पहला खुरपा, और उसके बाद गड़बड़, गड़बड़ के बाद हड़बड़ाहट, और उसके बाद ऊट पटांग, और इसके बाद खिचड़ी। ये सब देशज शब्द हैं, खिचड़ी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका परिभाषा इस तरीके से आपको बताया गया कि आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हों, जैसे खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, ऊट पटांग और खिचड़ी, ये सब देशज शब्द होते हैं। तो दोस्तों आओ देखते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहा जाता है या विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं।
तो प्रकार में आप देशज जान चुके, देशज शब्द किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशज, विदेशज, विदेशज या विदेशी, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसमें इसकी परिभाषा ये है कि हिंदी में हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी या विदेशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे इसमें है हॉस्पिटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, डॉक्टर और बस। तो विदेशज शब्द किसे कहा जाता है, तो आपको मैं बताया कि हिंदी या संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब जो शब्द होते हैं वो विदेशज या विदेशी शब्द होते हैं। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द को मिश्रण शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है और इसीलिए इसे मिश्रण शब्द भी कहा जाता है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द, इसकी परिभाषा ये है कि दो अलग अलग शब्दों से, दो अलग अलग शब्दों से बना नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द कहलाता है। तो संकर शब्द की बात की जाए तो दो अलग अलग शब्दों से बना नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे अग्निबोट, और बम ब्लास्ट। तो आप इसमें देखेंगे कि अग्नि बोट में दो अलग अलग शब्द हैं, एक अग्नि है और दूसरा जो है बोट है। और इसी तरीके से बम ब्लास्ट में एक बम है और दूसरा ब्लास्ट है। तो ये फार्मूला इस पे लागू होता है
कि दो अलग अलग शब्दों से बना नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे अग्निबोट में दो अलग अलग शब्दों से बना है, अग्नि प्लस बोट से, और उसी तरीके से बम ब्लास्ट जो है दो अलग अलग शब्दों से बना है, एक बम और दूसरा ब्लास्ट दूसरा शब्द है। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, जिसमें आपको हम देशज बता चुके हैं, विदेशज बता चुके हैं, और उसके बाद संकर शब्द किसे कहते हैं उसको भी बता चुके हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर, और तत्सम तद्भव किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें सब डिटेल्स में आपको हम बताएं। तो ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखिएगा। आप इसके परिभाषा से समझ सकते हैं कि संकर शब्द किसे कहा जाता है, तत्सम तद्भव किसे कहा जाता है, और देशज किसे कहा जाता है, विदेशज शब्द किसे कहा जाता है। तो इसमें से एक पॉइंट और है, व्युत्पत्ति संरचना बनावट रचना के आधार पर शब्द के भेद तो आपको हम बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। पहला जिसमें है ऋण शब्द, और दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग ऋण शब्द। तो व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट रचना के आधार पर शब्द की बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ऋण शब्द, और दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग ऋण शब्द। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऋण शब्द किसे कहा जाता है। पहला है इसमें ऋण शब्द किसे कहा जाता है। तो ऋण शब्द की बात की जाए तो इसमें 2 नोट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें से पहला है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, जिसमें से पहला है इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इनमें संधि समास या उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है। तो इसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट पॉइंट हैं, आप नोट कीजिएगा ऋण शब्द में, और इसकी पहचान भी यही है कि इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता, और दूसरा पॉइंट जो है इनमें संधि या समास या उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें देख लीजिएगा उदाहरण, जैसे नल, दिन, ये सब ऋण शब्द हैं दोस्तों। न इनमें संधि इसकी हो सकती है, न समास विग्रह इसका हो सकता है, न इसमें कोई उपसर्ग है, न कि कोई प्रत्यय है। तो ये चीज़ें हो गई जो दूसरा पॉइंट है। और इसमें पहला जो बताया गया है कि इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता है,
किसी शब्द के योग से नहीं बना है। तो ये दोनों चीज़ें इस पे लागू होती हैं और ये दोनों शब्द जो हैं ऋण शब्द कहे जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। इसका दूसरा प्रकार है कि यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। तो इसमें आप दोस्तों देखेंगे कि यौगिक शब्द जो है योग प्लस इक, योग प्लस इक के योग से बना है। यह इसका संविच्छेद है यौगिक का। तो हम आपको बताए थे कि छोटा का योग ई के साथ हो तो ये बनता है। तो एक गुण संधि का उदाहरण है। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहिए, आपको संधि का नियम बताया गया था, उसी तरीके से आप उसको पहचान कर लीजिएगा। तो यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, तो देखते हैं दोस्तों। वे शब्द जो दो ऋण शब्द, ऋण शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो ऋण शब्दों के योग से बनते हैं, विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं। अपना अपना अर्थ देते हैं। वे यौगिक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान तरीके से आपके सामने मैं बताया या लिखा हूँ कि वे शब्द जो दो ऋण शब्दों के योग से बनते हैं, विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द जो होता है अपना अलग अलग अर्थ देता है। तो विच्छेद करने पर प्राप्त जो शब्द हैं अपना अपना अर्थ देते हैं, वही यौगिक शब्द होते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, पहला था और दूसरा इसमें है समस्त संधि उपसर्ग प्रत्यय बहुव्रीहि समास करके एक है, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण, शब्द यौगिक होते हैं। उदाहरण शब्द यौगिक होते हैं। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें या नोट पॉइंट हैं यौगिक शब्दों की पहचान करने में, जिसमें से पहला है वे शब्द जो दो ऋण शब्दों के योग से बनते हैं, विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है दोस्तों, समस्त संधि या उपसर्ग या प्रत्यय या बहुव्रीहि या नहीं है, कामा है। तो समस्त संधि, कामा उपसर्ग, कामा प्रत्यय, कामा बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द यौगिक होते हैं। जो बहुव्रीहि समास है इसके अलावा भी जो उदाहरण होते हैं
यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं, जितने भी समास होते हैं बहुब्रीहि के अलावा तो यौगिक शब्द होते हैं। तो इसमें जो दूसरी पॉइंट थी या दूसरा पॉइंट था यौगिक शब्द, इसकी पहचान इस तरीके से की जाती है। तो इसका जो लास्ट प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रकार है योग ऋण। योग ऋण शब्द किसे कहा जाता है? योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द जो है ऋण प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण जो है मिला के यौगिक बनता है। और इसमें जो है जिस तरीके से गजानन है, गजानन, गजानन को देखेंगे इसी तरीके से गज प्लस आनन होता है, गज प्लस आनन होता है, गज प्लस आनन, आनन, आनन होता है, जिसमें गज का अर्थ होता है हाथी, हाथी, और आनन का अर्थ होता है चेहरा। चेहरा। तो जिस तरीके से योग ऋण शब्द में ऋण प्लस ऋण के योग से यौगिक बनता है, उसी तरीके से एक गजानन शब्द है जो गज प्लस आनन के योग से बना है। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है चेहरा। तो ये जो है गजानन गणेश जी का नाम है, गणेश जी भगवान का नाम है। तो इसका हिंदी में मतलब इसका पर्यायवाची होता है गणेश भगवान का गजानन, तो आप नोट करेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं योग ऋण शब्द के उदाहरण होते हैं। एक नोट पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि के समय, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि नोट पॉइंट जो है बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं योग ऋण शब्द के, योग, इसमें जो है नोट पॉइंट है बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखिएगा और आपको आपके जहन में ये सब बातें होनी चाहिए जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो दोस्तों आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर अकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेल आइकन प्रेस करें और समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको कल वाले वीडियो में बताऊँगा। इन्हीं बातों के साथ बस धन्यवाद।